शनाख्ती कार्ड लेने याद नहीं रहे। कले के दरवाजे के सामने पहुंचकर मैंने गधा गाड़ी रोक ली। उस वक्त कले के आहनी गेट का एक बड़ा पट आधा खुला हुआ था और बाहर 2 सिपाही पहरे पर मौजूद थे, जिनमें से एक सिख था। मैं उतरकर गधे को खींचकर कदम कदम चलाता कले के दरवाजे में से गुजरने लगा तो सिख सिपाही ने बल्ब की रोशनी में हमें देखकर कहा, ठहर जाओ, तुम कौन हो? वो बूटा और मुंशी कहाँ हैं? हमारे हुलिये उस वक्त खाकरोबों वाले ही थे। ऊपर से कमांडो मंसूर हाथ बांधे खड़ा था। मैंने भी हाथ बांध लिए और बड़ी आजिज़ी से कहा, महाराज बूटा और मुंशी शादी ब्याह पर साथ वाले गाँव में गए हुए हैं। उन्होंने हमें अपनी जगह ड्यूटी पर भेज दिया है। मेरा नाम कुंदन मसीह है और ये मेरा मामा है जी, इसका नाम मुरली राम है। दूसरा सिपाही भी हमारे करीब आ गया, कहने लगा, बूटा और मुंशी कब वापस आएंगे? मैंने हाथ बांधकर बड़े आजिज़ाना लहजे में कहा, महाराज आज शाम को आ जाएंगे, कल वही ड्यूटी पर आएंगे। सरकार, कले के अंदर सफाई सुथराई जरूरी थी, इसलिए हम उनकी जगह हाजिर हो गए हैं। वो बोला, चलो चलो अंदर और उसी तरह सफाई करना जिस तरह बूटा और मुंशी करते हैं। मैंने हाथ बांधते हुए कहा, महाराज आप चिंता न करें। और हम गधा गाड़ी को चलाते और उसके साथ साथ खुद भी पैदल चलते हुए कले के अंदर दाखिल हो गए। खुदा का शुक्र है कि उन्होंने टोकरी उठाकर नहीं देखी थी, क्योंकि टोकरी के नीचे 70 फुट लंबी रस्सी का गुच्छा पड़ा हुआ था। बहरहाल उसके जवाब के लिए भी मैंने एक माकूल जवाब सोच लिया था। इसके अलावा सिपाहियों ने गधा गाड़ी के नीचे जो झूला सा लटक रहा था उसे भी न देखा। उसमें हमारे दोनों ऑटोमेटिक पिस्तौल और मैगजीन थे। क्योंकि हमें दिन निकलने से पहले अपने कमांडो ऑपरेशन मुकम्मल करना था, इसलिए बड़े तेज एक्शन की जरूरत थी। हम 1 सेकंड भी जाया नहीं कर सकते थे। कले के अंदर एक पतली सी सड़क थी जिसके दोनों तरफ CID के दफातर थे जो बंद पड़े थे। हम गधा गाड़ी पर बैठ गए और उसे चलाते सड़क की मशरकी समत चले आए। यहाँ आकर हम गधा गाड़ी से उतर पड़े और यूं ही इधर उधर सड़क पर झाड़ू फेरने शुरू कर दिए। मशरक की जानिब कले की पुरानी सीढ़ियाँ ऊपर वाली मंजिल को जाती थी। सीढ़ियों के ऊपर बल्ब रोशन था और उस रोशनी में 2 सिपाही पहरा दे रहे थे। उनमें से एक स्टूल पर बैठा था, राइफल उसने घुटनों पर रखी हुई थी। दूसरा सिपाही बड़ी बेजारी से राइफल के सहारे खड़ा था। जहाँ दीवार में एक दरवाजा था जो बंद था। मैं झाड़ू देता कमांडो मंसूर अहमद भट्ट के करीब गया। मैंने आहिस्ता से कहा, यही दरवाजा नीचे कमांडर शेरवान के तहखाने में जाता होगा। हम जरा अंधेरे में थे। उसने दरवाजे को गौर से देखा और बोला, मेरा ख्याल है यही तहखाने का दरवाजा है। मुजाहिद ने यही बताया था, मगर हमें पहले किसी तरह तस्दीक कर लेनी चाहिए। मैंने कहा, तस्दीक करने का वक्त हमारे पास नहीं है, हमें एक्शन शुरू कर देना चाहिए, आगे जो होगा देखा जाएगा। हमने गधा गाड़ी एक तरफ खड़ी करते हुए उसके नीचे लटकते झूले में से अपने अपने ऑटोमेटिक पिस्तौल निकालकर अपने पुराने कोटों के अंदर छुपा लिए थे। मैंने कमांडो मंसूर अहमद भट्ट से कहा, मैं इन दोनों सिपाहियों को ठिकाने लगाने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं ये काम खत्म करूँ, तुम टोकरी के नीचे से रस्से निकाल कर सीढ़ियों में आ जाना। रस्सी सीढ़ियों में छुपाकर मुझे कवर देना। ओके। ज्यादा बातें करने का वक्त गुजर चुका था। अब हमें इशारों में और शॉर्ट हैंड टाइप की गुफ्तगू करनी थी। कमांडो मंसूर वहीं सड़क के किनारे झाड़ू फेरने लगा। मैं भी झाड़ू फेरते हुए सिपाहियों की तरफ खिसकता चला गया। उनके करीब पहुंचा तो उन्होंने मेरी तरफ देखा। ओए तुम कौन हो? बूटा मसीह कहाँ है? मैं हाथ बांध कर सीधा होकर खड़ा हो गया। महाराज बूटा और मुंशी दुकान पर गए हुए हैं, उनकी जगह मैं और मेरा भाई मुरली प्रसाद आए हैं। दूसरे सिख ने हंसकर कहा, तो फिर बजाओ मुरली। मैं झाड़ू देता उन सिपाहियों के थोड़ा पीछे आ गया। पीछे आते ही मैंने दाएं बाएं सड़क पर निगाह डाली। वहाँ उस वक्त हमारे सिवा और कोई नहीं था। मैंने झुके झुके कोट के अंदर हाथ डालकर ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाला और निकालने के साथ ही यके बाद दीगरे दोनों सिपाहियों की पीठ पर 3-3 फायर कर दिए। साइलेंसर की वजह से पिस्तौल के धमाके नहीं हुए थे। 3-3 गोलियां खाते ही दोनों सिपाही मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े। इस दौरान कमांडो मंसूर रस्सी का गुच्छा उठाए दौड़ता हुआ मेरे पास आ गया। हमने दोनों सिपाहियों की लाशों को घसीट कर एक तरफ अंधेरे में डाल दिया। मैंने कमांडो मंसूर से कहा, सीढ़ियों में छुप जाओ, चौकस रहो, मैं तहखाने में जा रहा हूँ। सीढ़ियों के पास ही जो दरवाजा था उस पर ताला पड़ा हुआ था। मुझे पूरा यकीन नहीं था कि ये दरवाजा तहखाने को ही जाता है। उसमें असलहे का जखीरा भी हो सकता था, मगर इस किस्म की सोच का कोई फायदा नहीं था। मैंने दरवाजे के ताले पर फायर किया। गोली ने ताले को उड़ा दिया। मैं थोड़ा सा दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ गया तो नीचे जीना जाता था। 6-7 सीढ़ियां थी। नीचे आखिरी सीढ़ी के ऊपर भी हल्की रोशनी वाला बल्ब था। जहाँ भी एक दरवाजा था जिस पर ताला पड़ा हुआ था। मैंने उसे भी पिस्तौल के फायर से उड़ा दिया। दरवाजा खोला और दूसरी तरफ आ गया। सबसे पहले मैंने जिस शय को देखा वो एक आदमी था जो नंगे फर्श पर औंधा पड़ा था। फायर की आवाज से उसने गर्दन जरा सी उठाकर मेरी तरफ देखा। मैंने कमांडर शेरवान को इस जख्मी और नकाहत की हालत में भी पहचान लिया। मैंने जाते ही उसे बाजू से पकड़कर उठाया और कहा, कमांडर हम आपको ले जाने आए हैं, क्या आप चल सकते हैं? कमांडर शेरवान ने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर जिस पर जख्मों के निशान थे और जो कमजोर हो रहा था उस पर रौनक सी आ गई। कहने लगा, मैं चल सकता हूँ। मैं कमांडर शेरवान को अपने पीछे चलाता सीढ़ियां चढ़कर तहखाने के दूसरे दरवाजे से बाहर आ गया तो कमांडो मंसूर को पिस्तौल हाथ में लिए एक तरफ घात में बैठे देखा। वो हमें देखकर जल्दी से उठ खड़ा हुआ। उसने आगे बढ़कर कमांडो शेरवान को गले लगा लिया। मैंने आहिस्ता से कहा, जल्दी से ऊपर छत पर चलो। मंसूर अहमद भट्ट, मैं आगे जाऊंगा, ऊपर 2 आदमी पहरे पर होते हैं। मैं सीढ़ियां चढ़कर छत वाले दरवाजे की आखिरी सीढ़ी पर बैठ गया। मैंने गर्दन जरा बाहर निकाल कर छत पर निगाह डाली। अपने मुजाहिद के जासूस ने जो नक्शा बताया था बिल्कुल वही नक्शा था। हम कले की छत की मशरकी समत निकले थे। सामने काफी कुशादा पुरानी छत थी जिसके किनारे पर सीमेंट और ईंटों की बनी हुई पुरानी मचान थी, जहाँ फौज के जमाने में मशीन गन
आउटपोस्टिंग पोस्ट हुआ करती थी। मैंने दूर से एक सिपाही को आते देखा। उसने राइफल कंधे से लटका रखी थी और बड़ी आहिस्ता आहिस्ता दीवार की दूसरी जानिब देखता चला रहा था। मैंने सीढ़ियों में से नीचे मुंह करके हल्की सी सीटी बजाकर कमांडो मंसूर अहमद भट्ट को इशारा किया कि होशियार रहे। सिपाही मेरी तरफ आ रहा था, शायद वो नीचे जाने वाला था। मैं सीढ़ियों में एक तरफ होकर दीवार के साथ लग गया। मेरी सारी तवज्जो इस बात पर थी कि इस सिपाही को हल्क से आवाज निकालने या राइफल का फायर करने की मोहलत नहीं मिलनी चाहिए। ये सिपाही हिंदू ही होगा, क्योंकि वो सिख नहीं था। वो वाकई सीढ़ियां उतरकर नीचे जा रहा था। जैसे ही वो सीढ़ियों की चौखट के सामने आया, मेरे हाथ में जो ऑटोमेटिक पिस्तौल था उसमें से ठक ठक की आवाज के 2 फायर हुए और दोनों गोलियां सिपाही के सीने में उतर गईं और वो धड़ाम से सीढ़ियों में मुंह के बल गिर पड़ा। मैं उसे खींचकर छत पर ले गया। वो अभी जिंदा था। मैंने एक फायर उसके सर में किया। वो बेहोश हो गया। मैंने उसकी राइफल पांव से दूर कर दी। नीचे से कमांडो मंसूर अहमद भट्ट और कमांडर शेरवान ऊपर आ गए। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट के कांधे पर रस्सी का गुच्छा था। हम दौड़कर सीमेंट की मचान के अंदर घुस गए। वहाँ 2 सुराखों में रस्सी को कसकर बांधा और रस्सी को कले की दीवार की दूसरी तरफ फेंक दिया। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट छत पर मचान के कोने में पिस्तौल लिए इस तरह बैठा रहा कि अगर कोई दूसरा सिपाही उस तरफ आ रहा हो तो उसे भी वहीं खत्म कर दिया जाए। मगर वहाँ उस वक्त सिर्फ एक ही सिपाही गश्त कर रहा था, जिसकी लाश सीढ़ियों वाले दरवाजे की एक तरफ पड़ी थी। मैंने कमांडर शेरवान से पूछा, आप रस्सी को पकड़कर नीचे उतर सकेंगे? कमांडर शेरवान ने कहा, शेर जख्मी हुआ है, मरा नहीं। मेरा ख्याल था कि मैं कमांडर मंसूर अहमद भट्ट को नीचे उतारूंगा, क्योंकि उसके पास असलहा था। मगर मेरे देखते देखते कमांडर शेरवान ने रस्सी को दोनों हाथों में थाम कर अपना चेहरा दीवार की तरफ किया और दोनों पांव दीवार के साथ लगाकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरना शुरू कर दिया। मैंने कमांडो मंसूर को इशारा किया। वो भी नीचे उतरने लगा। मैं पिस्तौल लिए ऊपर दीवार के पास बैठ गया। कभी छत पर सीढ़ियों की तरफ देखता और कभी सर झुकाकर नीचे उन दोनों मुजाहिदों को कले की दीवार के साथ लगकर नीचे उतरता देख लेता। जब दोनों नीचे उतर गए तो मैं भी नीचे उतर गया। नीचे कले की दीवार के साथ छोटी सी पगडंडी बनी हुई थी। चूंकि इस कमांडो एक्शन का प्रोग्राम हंगामी हालात में अचानक बन गया था, इसलिए हम ये नहीं तय कर सके थे कि कमांडो शेरवान को कले से निकाल कर किस तरफ ले जाना चाहिए। अगर दूसरी रात को इस मंसूबे पर अमल किया जाता तो हमने कमांडो शेरवान को किसी महफूज मकाम पर पहुंचाने का पहले से इंतजाम कर लिया होता। मगर हमें अचानक ये कमांडो ऑपरेशन करना पड़ गया था। मैंने यही फैसला किया कि अब जैसे भी हो हमें अपने मुजाहिद के घर का ही रुख करना चाहिए। उस वक्त पौ फट रही थी। थोड़ी देर में दिन का उजाला होने वाला था और किले के अंदर पंजाब पुलिस के 3 सिपाहियों की लाशें पड़ी थी और नीचे वाली दोनों लाशों का तो फौरन ही पता चल जाना था और फिर पुलिस को कमांडर शेरवान के फरार का भी इल्म होना था। और उसके बाद अमृतसर शहर में एक तरह से हंगामी सूरत हाल पैदा हो जानी थी और पुलिस के साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस और मिलिट्री पुलिस ने भी जगह जगह हमारी तलाश शुरू कर देनी थी। मैंने मंसूर अहमद भट्ट से कहा, वापस अपने साथी के मकान पर चलते हैं। उसने कहा ओके, और हम कमांडर शेरवान को लेकर रीगो ब्रिज की तरफ तेज तेज चलने लगे। कमांडर शेरवान की हालत बता रही थी कि उसे वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, लेकिन वो भी उस वक्त हमारे साथ तेज तेज चल रहा था। जिस वक्त हम दायमगंज की बस्ती में दाखिल हुए उस वक्त आसमान पर सुबह की सफेदी नमूदार हो चुकी थी। सर्दी की वजह से गलियों में उस वक्त कोई नहीं था। मैंने मुजाहिद के मकान पर आकर दस्तक देने के बजाय दरवाजे को अंदर धकेला। दरवाजा खुला था। मुजाहिद ने हमें कह दिया था कि मैं दरवाजे को अंदर से कुंडी नहीं लगाऊंगा। हम तीनों मकान की ड्योढ़ी में दाखिल हो गए। ऊपर मुजाहिद जाग रहा था। उसने आवाज दी, कौन है? मैंने कहा, हम हैं। ऊपर आकर मुजाहिद ने हमारे साथ कमांडर शेरवान को देखा तो हैरान रह गया। वो कमांडर शेरवान को और कमांडर शेरवान उसको जानता था। उसने कुछ पूछे बगैर जल्दी से चारपाई बिस्तर ठीक किया। हमने कमांडर शेरवान को लिटा दिया और ऊपर कंबल डाल दिया। कमांडर के चेहरे पर इंतहाई नकाहत तारी थी। उसके बाएं गाल पर सिगरेट से जलने के कितने ही निशान थे। निचला होंठ सूजा हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए मुजाहिद से कहा, तुमने सबसे बड़ा काम किया है, अल्लाह तुम्हें इसकी जजा दे। उसके बाद कमांडर पर गशी सी तारी होने लगी। मुजाहिद को हमने सारा किस्सा सुनाया तो वो बोला, तुम लोगों ने ठीक वक्त पर सब कुछ किया। हमने कमांडर की तरफ देखा। वो बेहोश हो चुका था। उस पर बड़ा घिनौना तशद्दुद किया गया था। उसकी गर्दन पर भी जख्म के लंबे लंबे निशान थे। एक आंख के नीचे स्याह दाग उभरा हुआ था। मुजाहिद ने कहा, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं गर्म पानी लाता हूँ। वो पानी गर्म करके ले आया। हम उसमें कपड़ा गीला करके कमांडर के चेहरे के जख्मों को लगाने लगे। थोड़ी देर में कमांडर को होश आ गया। वो थोड़ा सा मुस्कुराया और उसके बाद दोबारा आंखें बंद कर ली। हम 1 हफ्ते तक इस मकान में बंद रहे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारी वीडियो पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि आपको सारी वीडियोस फौरन मिलती रहें। और अगर आप ये भी ना करना चाहें तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।